हेलो स्टूडेंट्स, निश्चय आईएएस के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स में इस वर्ष की सबसे अहम यानी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट यानी क्लाइमेट इनइक्विटी रिपोर्ट 2025 की बात करेंगे। यह रिपोर्ट बताता है कि जलवायु परिवर्तन और असमानता जो है आपस में बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। जहां एक तरफ गरीब वर्ग जलवायु आपदाओं से सबसे ज्यादा शिकार बनते हैं, वहीं अमीर देशों और व्यक्तियों द्वारा उत्सर्जन सबसे अधिक होता है। ये सर्वविदित तथ्य है। ठीक है, इस वीडियो में या इस क्लास में हम समझेंगे कि इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष क्या है, साथ ही हम समझेंगे कि भारत की स्थिति क्या है। इसके अलावा समझेंगे कि कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, इसके साथ ही हम समझेंगे कि इससे जो प्रशासनिक और जो नैतिक सबक जो मिल रहा है इस रिपोर्ट से, उसको भी हम समझेंगे इसमें। ठीक है, तो कृपया जो है इस वीडियो में अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि यह जो टॉपिक जो है प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट तो ही है, मेंस और इंटरव्यू के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम यह टॉपिक। देखिए, सबसे पहले जो है हम इससे जो संबंधित हालिया समाचार समझ लेते हैं कि 28 अक्टूबर द्वारा ये जो है 28 अक्टूबर 2025 को यह रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, ये वर्ल्ड इनइक्विटी लैब ने इसको जारी किया है और इस रिपोर्ट का आप नाम जानते ही हैं, क्लाइमेट इनइक्विटी रिपोर्ट है। ठीक है, तो इसमें मैं बताया कि किस तरीके से जो है यह रिपोर्ट दिखाती है कि धन और संपत्ति का असमान वितरण न केवल आर्थिक असमानता को बढ़ाता बल्कि जलवायु परिवर्तन को भी गहराई से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम समझते हैं कि इस आगे क्या है इस रिपोर्ट में। देखिए, मुख्य विचार जो इसमें आया है कि जलवायु संकट केवल उपभोग का नहीं बल्कि पूंजी स्वामित्व का भी संकट है। ठीक है, दुनिया में जिन लोगों के पास अधिक धन संपत्ति और निवेश है, वही लोग उत्सर्जन के बड़े हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं। जितना ज्यादा जिसके पास पैसा है, यह रिपोर्ट यही बताती है कि वो ज्यादा से ज्यादा उत्सर्जन करने के लिए वो जिम्मेदार है। अब हम इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष को समझते हैं। ठीक है, देखिए इसके जो निष्कर्ष है, की फाइंडिंग, विश्व के शीर्ष 1% धनाढ़ वर्ग यानी वैश्विक रूप से जो निजी पूंजी समावेश से जुड़े कुल उत्सर्जन का लगभग 41% के लिए जिम्मेदार है। मतलब 1% लोग जो विश्व में 41%, मतलब जो 41% जो उत्सर्जन हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? 1% आबादी। विश्व की 1% जो आबादी है, जो शीर्ष पर है, यानी इसके पास धन सबसे ज्यादा है, वो जो है 41% जो है वैश्विक उत्सर्जन के लिए वो जिम्मेदार है। ठीक है, शीर्ष 1% की प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन निचले 50% वर्ग से 688 गुना अधिक है। अब इस अंतर को आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अंतर है, किस लेवल तक जाके वो जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं अमीर देश या जो अति रिच लोग हैं। ठीक है, अमीर वर्ग के पास लो कार्बन संपत्तियों पर नियंत्रण तेजी से बढ़ रहा है। लो कार्बन मतलब यह होता है कि जैसे मान लीजिए कि अभी दिल्ली में बहुत ज्यादा जो है आप देख रहे हैं कि दिल्ली गैस का चैम्बर बन गया है। ठीक है, तो एयर प्यूरिफायर भी लो कार्बन से संबंधित एक आता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसपे जो है उसको आम वर्ग से वो पहुंच से बाहर होता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि लो कार्बन जो संपत्ति है उस पर जो नियंत्रण है अमीर वर्ग का है। तो जाहिर सी बात है कि उससे और जो है असमानता गहराएगी, गरीब वर्ग उस चीज को खरीद ही नहीं पाएगा, लो कार्बन जो है उसकी पहुंच वहां पे नहीं होगी। यही ये कह रहा है। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे दुनिया ग्रीन ट्रांजिशन की ओर बढ़ रहा है, लो कार्बन निवेशों का स्वामित्व मुख्यतः अमीरों के पास केंद्रित हो रहा है। ग्रीन ट्रांजिशन की ओर, जैसा कि आप जान ही रहे होंगे कि दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रही है, भारत भी ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहा है जो है तेजी से, और नेट जीरो का लक्ष्य भी रखा है भारत ने 2070 तक। इसके अलावा जो है देख ही रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक वाहनों का जो है सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जरूर, लेकिन कहने का मतलब ये रिपोर्ट में ये चीजें निकल के आ रही है कि जो लो कार्बन से संबंधित जो चीजें हैं या लो कार्बन से जो संबंधित जो संपत्ति है उस पर जो नियंत्रण है अति उच्च वर्ग का है। इसका जो है एडवर्स इफेक्ट क्या पड़ता है? एडवर्स इफेक्ट ये पड़ता है कि भविष्य में जलवायु असमानता और बढ़ सकती है। ठीक है, इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। अब देखिए, भारत के संदर्भ में महत्व को समझ लीजिए इसका, जो इस रिपोर्ट को भारत के संदर्भ में इस रिपोर्ट का क्या महत्व है। देखिए, भारत जैसे देशों के लिए रिपोर्ट इस बात पर बल देती है कि जलवायु न्याय यानी क्लाइमेट जस्टिस और आर्थिक न्याय साथ साथ चलने चाहिए। ठीक है, अब आर्थिक न्याय और क्लाइमेट जस्टिस मतलब कि भाई
कहने का मतलब है कि अमीर अमीर जो जैसे सबसे ज्यादा उत्सर्जन कर रहा है, गरीब कम उत्सर्जन कर रहा है, जबकि गरीबों की आबादी ज्यादा है, उनकी आबादी कम है। इसके बावजूद भी तो जाहिर सी बात है कि जो क्लाइमेट जस्टिस नहीं हो पा रहा है, तो ये क्लाइमेट जस्टिस को जस्टिफाई कैसे कीजिएगा भाई? अब इसमें हम बहुत सारा चेक्स लगा के कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह जैसे मान लीजिए कि आर्थिक न्याय की बात होती है। अब भारत जैसा देश जो है, आप जानते हैं कि आर्थिक जो है असमानता बहुत बड़े स्तर पर है, तो इसलिए आर्थिक न्याय के सिद्धांत को भी पालन करने के लिए बोला जाता है। तो इसलिए दोनों को कहा जा रहा है कि भारत जैसे देश में दोनों साथ साथ चलने चाहिए, तभी जो है समानता के सिद्धांत को सही तरीके से हम लागू कर पाएंगे, ठीक है। जलवायु नीति बनाते समय यह देखना आवश्यक है कि कौन उत्सर्जन कर रहा है। जलवायु नीति अगर भारत सरकार बनाती है तो उसमें उसको देखना होगा कि उत्सर्जक कौन है, ठीक है। उसी हिसाब से अपने जलवायु नीति का प्रतिपादन करे, ठीक है। कौन इसकी कीमत चुका रहा है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि भाई अगर अमीर हैं, उत्सर्जन तो ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन उनके पास लो कार्बन से संबंधित जो महंगी चीज है उसको खरीदने की उनकी क्षमता है, और गरीब जो है उस चीज को नहीं खरीद सकता है। तो जाहिर सी बात है कि जो जलवायु परिवर्तन का जो इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं इससे बच जाएंगे, और जो सर्वहारा वर्ग है या फिर जो गरीब है वो कहीं ना कहीं इससे ज्यादा इफेक्ट आएगा, क्योंकि वो लो कार्बन से युक्त जो चीजें हैं वो खरीद नहीं पाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको उदाहरण दिया एयर प्यूरिफायर का। एयर प्यूरिफायर सबके पहुंच में नहीं है। अब एयर प्यूरिफायर जरूर जो है अमीर लोग अपने घर में लगा लेंगे, तो बाहर या फिर गाड़ी में, बंद गाड़ी में वो चलते हैं, और गरीब जो है खुले में चलता है। तो वो एडवर्स इफेक्ट जो क्लाइमेट चेंज का जो होता है वो गरीबों पे ज्यादा पड़ता है, तुलनात्मक रूप से अमीरों पर कम पड़ता है। तो अगर आर्थिक समानता की बात की जा रही है तो साथ साथ क्लाइमेट जस्टिस की भी बात की जानी चाहिए भारत जैसे देश में, ठीक है। और किसे लाभ मिल रहा है, ठीक है। अब वही बात है कि भाई लाभ तो अमीरों को मिल रहा है, ठीक है, वो पैसा देके खरीद सकते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन अगर हम क्लाइमेट जस्टिस की बात कर रहे हैं तो अगर वो उत्सर्जन ज्यादा कर रहे हैं तो इसका मतलब इसका एक उपाय ये भी हो सकता है कि जितना ज्यादा जो उत्सर्जन करेगा उस पर उतना ग्रीन टैक्स लगाया जाए। बहुत सारे देशों में ग्रीन टैक्स लगता भी है, भारत में भी ये नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अब यह देखिए, यह रिपोर्ट भारत की कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी की स्थिति को मजबूत करती है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जो जितना प्रदूषण करे उतनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। अगर भारत जैसे देश में अगर इसको लागू किया जाए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे होगी? मान लीजिए अमीर ज्यादा से ज्यादा उत्सर्जन कर रहे हैं तो उनपे जो है टैक्स लगा दिया जाए। भाई टैक्स लगाया जाएगा तो कहीं ना कहीं वो उत्सर्जन करने के लिए कम प्रेरित होंगे। तो ये कहने का इसका आशय है। अब देखिए रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें क्या है। रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशों को समझते हैं, और यहां मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस रिपोर्ट से संबंधित हम अंत में, या ये जो हमारा रिपोर्ट है या ये जो क्लास है, इससे संबंधित हम 5 MCQs भी करेंगे, जिससे आपको इस रिपोर्ट से जो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है या इंफॉर्मेशन जो जानकारी चाहिए वो क्वेश्चन के रूप में आप समझ पाए, ठीक है। इसलिए हम आगे से ही करेंगे, जब भी हम कोई टॉपिक बनाएंगे तो उस टॉपिक से रिलेटेड 4 या 5 MCQ जरूर बना के ले आएंगे आपके लिए। तो इसलिए आप लास्ट तक वीडियो देखिए जरूर। लास्ट में आपको जो 5 MCQ की हम प्रैक्टिस कराएंगे इस रिपोर्ट से, जो है आपको उससे अच्छी जानकारी मिल जाएगी और क्लैरिटी हो जाएगी। देखिए अब देखिए इसमें सिफारिश है, कार्बन आधारित संपत्तियों पर इन्वेस्टमेंट टैक्स, अर्थात जिन निवेशों में अधिक कार्बन है उन पर अधिक कर। अब जाहिर सी बात है कि जो चीजें अमीर खरीद रहे हैं उनसे ज्यादा, जो मान लीजिए एयर कंडीशन है, एयर कंडीशन पे सबकी पहुंच नहीं होती है। गरीब जो है उतना एयर कंडीशन यूज नहीं कर सकता, उसका बिजली बिल नहीं दे सकता, उतना उसके पास कैपेसिटी नहीं होती है। तो अगर एसी का तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, और भी बहुत सारी, मान लीजिए कार है, कार से भी बहुत ज्यादा उत्सर्जन होता है, और भी बहुत सारे महंगे इक्विपमेंट से, बहुत सारे जो अल्ट्रा रिच क्लास हैं तो होते हैं, उनकी तो अपनी फ्लाइट भी होती है, उससे भी उत्सर्जन हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि जो ज्यादा से ज्यादा उत्सर्जन करेगा उनको जो है अधिक कर देना चाहिए। यह सिफारिश, ये रिपोर्ट कहती है भारत जैसे देश में या जनरल भी, कि जो ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक कार्बन छोड़ने वाला जो है वस्तु को यूज कर रहा है तो उस पर अधिक टैक्स लगाया जाना चाहिए, ताकि जो है सही से हम जो है समानता के सिद्धांत को क्लाइमेट के एरिया में भी हम लागू कर पाए, ठीक है। लो कार्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाना। अब मान लीजिए कि लो कार्बन एरिया जो है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक वाहन या और भी जो मैंने उदाहरण दिया, मान लीजिए, तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक वाहन से ही समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक वाहन में अगर सरकार ज्यादा से ज्यादा निवेश करेगी, ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी देगी, तो ज्यादा लोग उसको खरीद पाएंगे, जिससे जो है उत्सर्जन कम होगा तो हमारा जो इन्वायरमेंट सुरक्षित रहेगा।
तो ये कैसे होगा? जब सरकार इसके लिए ऐसी नीति बनाएगी, हालांकि नीति बना भी रही है, लेकिन ये वैश्विक स्तर पर यह बता रहा है कि अपने सार्वजनिक निवेश को किस तरीके से गवर्नमेंट बढ़ाकर जो है लो कार्बन में इस असमानता को कम कर सकती है। ठीक है, कम उत्सर्जन वाली संपत्तियों के स्वामित्व को केवल अमीर वर्ग तक सीमित न रहने देना। अब भाई जाहिर सी बात है कि अमीर वर्ग के पास सीमित क्यों रह रहा है? क्योंकि उसके वो पहुंच में है, उसको वो खरीद सकता है। लेकिन यही बात अगर जो है गवर्नमेंट इसमें सार्वजनिक निवेश बढ़ा देगी तो लो कार्बन युक्त जितने भी चीजें हैं वो सर्वसुलभ हो जाएगा। तो जो क्लाइमेट जस्टिस की बात की जा रही है वो क्लाइमेट जस्टिस सही तरीके से लागू की जा सकेगी। अब समझिए इसमें चुनौतियां क्या है। अब जो हम अगर क्लाइमेट जस्टिस सही में लागू करेंगे, जो जो रिकमेंडेशन दिया है वो रिकमेंडेशन को हम लागू करें, तो चुनौतियां कौन कौन सी आपके सामने या प्रशासन के समक्ष वो आ सकती है। ठीक है, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये इससे आपको प्रशासनिक और नैतिक सबक मिलता है कि क्या क्या प्रशासनिक नैतिक सबक, इसलिए कि क्या क्या चुनौतियां आपके पास आएगी, उस चुनौतियों से निपट के ही आप क्लाइमेट जस्टिस को आप लागू कर सकते हैं सही से। ठीक है, अब देखिए संपत्ति आधारित उत्सर्जन की निगरानी और कर वसूली कठिन है क्योंकि पूंजी विभिन्न देशों में फैली होती है। जाहिर सी बात है कि भाई उनकी जो है टैक्स जो है निगरानी, अब मान लीजिए कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी का बहुत सारा रिच क्लास है, अल्ट्रा रिच क्लास है, तो मान लीजिए कि उसकी बहुत सारी जो संपत्तियां है, मल्टीनेशनल कंपनी है, वो अलग अलग कंट्री में काम कर रहा है, तो मान लीजिए हम भारत में अगर इस चीज को लागू कर भी दें तो और जगहों पे वो किस तरीके से उस चीज को लागू किया जाएगा उस संदर्भ में ये बात कर रहा है। चूंकि यह रिपोर्ट इंटरनेशनली चीजों को ऑब्जर्व करके बनाया गया है, भारत के संदर्भ में जरूर हम इसको समझे हैं। तो उस आधार पर यह चुनौती निकलकर सामने आ रही है कि विभिन्न देशों में फैले होने के कारण उनसे टैक्स वसूलना सही तरीके से कारगर नहीं हो पाएगा, ये चुनौती आएगी। तो इसके लिए क्या फुल प्रूफ बनाया जाना चाहिए, ये सोचने वाली बात होगी। ठीक है, जलवायु न्याय के लिए विकसित और विकासशील देशों में मतभेद बने हुए हैं। क्लाइमेट जस्टिस को सुनिश्चित करने के लिए भाई क्लाइमेट सबको एक समान मिलना चाहिए, जो उत्सर्जन कर रहा है उसको जो उस पर टैक्स भी लगाया जाना चाहिए। लेकिन चूंकि अमीर देश ज्यादा उत्सर्जन कर रहे हैं, विकासशील देश, अमीर देश पहले से भी ज्यादा उत्सर्जन किए हुए हैं, पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाए हुए हैं, तो तमाम जितने भी चाहे पेरिस जलवायु समझौता हुआ, चाहे आगे जो कॉप समझौता हुआ, हर समझौते में अमीर और विकासशील देशों के बीच किसी न किसी मुद्दे को लेकर टकराहट रहती है। और पेरिस एग्रीमेंट से जो है अमेरिका अपने आप को बाहर भी कर लिया है, आप जानते भी होंगे इस चीज को, इस फैक्ट को। तो यही उस चीज को, उस टकराहट को बता रहा था कि विकासशील विकसित देशों में किस तरीके से मुद्दों पर सहमति नहीं है, जिस वजह से हम क्लाइमेट जस्टिस को सही तरीके से समाज में या लागू नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, प्रभावी करावन हेतु वैश्विक सहयोग और पारदर्शी कर प्रणाली और सार्वजनिक निवेश की आवश्यकता है। ठीक है, अब आवश्यकता क्या है कि भाई जब हम क्लाइमेट जस्टिस को सही तरीके से कार्यान्वित करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, तो उसके लिए क्या आवश्यकता होगा? पहला होगा वैश्विक सहयोग। अब वैश्विक सहयोग है भाई, मान लीजिए कि विकासशील देश और विकसित देश दोनों में जो है सहमति नहीं है, असहमति है। असहमति है तो असहमति को कम करके हम सहयोग को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है दोनों देश को, जो दोनों देश हैं उनको आगे आना पड़ेगा, तभी हम जो है क्लाइमेट जस्टिस को या क्लाइमेट इनइक्वालिटीज जो है उसको हम कम कर पाएंगे। ठीक है, उसके अलावा पारदर्शी कर प्रणाली, बहुत सारे देशों में जो है अलग अलग टैक्स सिस्टम है, भारत में कुछ और है, अमेरिका में कुछ और है, गल्फ कंट्री में कुछ और है। तो इस तरीके का टैक्स सिस्टम अगर सही तरीके से होगा तभी जाकर हम जो है क्लाइमेट जस्टिस को सही तरीके से सुनिश्चित कर पाएंगे। इसके अलावा जो है बताया गया कि सार्वजनिक निवेश की आवश्यकता है, जो लो कार्बन युक्त जो चीजें हैं, जो लो कार्बन से संबंधित जो चीजें हैं उसमें सार्वजनिक निवेश की बड़े पैमाने पर आवश्यकता पड़ेगी। इसमें जो है यहीं पर विकासशील और विकसित देश जो है लड़ाई भी है इस चीजों के लिए, कि जैसा कि आप जानते हैं कि ज्यादातर विकासशील देश, भारत जैसे जो विकासशील देश हैं, अपने उत्पादन के लिए जो है अपने उत्पादन के लिए जो इंडिया है, मान लीजिए इंडिया जैसे जो देश है विकासशील देश, अपने ऊर्जा उत्पादन के लिए अभी भी जो है कोयले ऊर्जा पर काफी जो है तापीय ऊर्जा पर, थर्मल पावर पर ज्यादातर, थर्मल पावर क्या करता है जो है उत्सर्जन ज्यादा करता है।
तो उत्सर्जन ज्यादा करने से भाई यहाँ पे टेक्नोलॉजी चाहिए, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि सार्वजनिक निवेश ज्यादा से ज्यादा चाहिए हमको, ताकि हम उत्सर्जन को कम कर सके। अब इसमें विकासशील देश विकसित देशों की जो लड़ाई है उसको जब कम किया जाएगा तभी जो है इस चीज को सही तरीके से लागू किया जा सकेगा। अब देखिए इसका निष्कर्ष समझ लेते हैं कि क्लाइमेट इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2025 यह स्पष्ट करती है कि जलवायु नीति केवल उत्सर्जन घटाने का सवाल नहीं है। जलवायु नीति केवल उत्सर्जन घटाने का सवाल नहीं, मतलब जलवायु नीति से केवल हम उत्सर्जन को घटाने के बारे में ही ना सोचे, बल्कि यह भी देखना जरूरी है कि कौन उत्सर्जन कर रहा है, कौन भुगतान कर रहा है और किसे लाभ मिल रहा है। जलवायु न्याय आधारित नीति ही भविष्य का रास्ता है। ठीक है, तो इसलिए क्लाइमेट जस्टिस को जितना जल्दी हो सके लागू किया जाए, उसके लिए जो भी उपाय हो सकता है, तभी हम जो है इसको सही तरीके से हम पर्यावरण को सुरक्षित कर पाएंगे और आम लोगों के हित में भी उसको कर पाएंगे। ठीक है, अब इससे हम संबंधित जो है प्रश्न देखते हैं। देखिए अभ्यास हेतु प्रश्न, क्लाइमेट इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार शीर्ष 1% वैश्विक निजी पूंजी से जुड़े कुल उत्सर्जन का लगभग कितना हिस्सा जिम्मेदार है। इसको हम लोगों ने समझा भी था, इसका उत्तर सी है। 41% जो है जो वैश्विक उत्सर्जन हो रहा है उसमें जो शीर्ष 1% लोग जो हैं 41% उत्सर्जन के लिए वो जिम्मेदार है। अच्छे से इसको आप देख लीजिए, अच्छे से इसको रट लीजिए, आंसर सी है। अगला प्रश्न जो है, निम्न में से कौन सा कदम रिपोर्ट की सिफारिशों में शामिल नहीं है। सिफारिश आप देखें लास्ट में, देखिए नए जीवाश्म ईंधन के निवेश पर रोक। ठीक है, जाहिर सी बात है। केवल उपभोग आधारित कार्बन टैक्स, उच्च कार्बन निवेश पर इन्वेस्टमेंट टैक्स, लो कार्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में सार्वजनिक निवेश। इसमें जो है बी इसका आंसर होगा, जो गलत है। केवल उपभोग आधारित कार्बन टैक्स नहीं कह रहा है, यह कह रहा है कि उच्च कार्बन पे इन्वेस्टमेंट टैक्स लगेगा, तो इसलिए जो है बी नहीं होगा। ठीक है, नए जीवाश्म ईंधन निवेश पर यह रोक के लिए बात करता ही है, इसलिए आंसर बी होगा। तीसरा है, रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक शीर्ष 1% वर्ग की वैश्विक संपत्ति की हिस्सेदारी कितनी हो जाएगी। इसकी हो जाएगी 46%, इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, जलवायु परिवर्तन एक वित्तीय न्याय फिस्कल जस्टिस का मुद्दा है। यह विचार किस कारण से रिपोर्ट में दिया गया है। ठीक है इस कारण को आप समझ लीजिए। गरीबों का उपभोग सबसे अधिक उत्सर्जन करता है, ये गलत है। ठीक है, अमीर वर्ग की संपत्ति और निवेश कार्बन उत्सर्जन में अधिक जुड़े हैं, ये सही है। सभी देशों के लिए समान लक्ष्य आवश्यक है, ये गलत है। केवल विकसित देश प्रभावित है, यह भी गलत है। इसका आंसर बी होगा। इसी आधार पर जो है इसको शामिल किया है, जलवायु परिवर्तन एक वित्तीय न्याय का मुद्दा है। ठीक है, अंतिम सवाल देख लीजिए। क्लाइमेट इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2025 किस संस्था द्वारा जारी की गई है। यह भी आप जान लीजिए, यह जारी की गई है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब जो है इसने जारी किया है। विश्व के बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर इसने ये रिपोर्ट तैयार किया है। इसका आंसर इसलिए सी होगा। तो ऐसा है, आपको जो है ये जो क्लास जो है समझ में आई होगी। इसमें मैंने पूरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की कि क्लाइमेट जस्टिस क्या होता है, फिर इस रिपोर्ट के मुख्य जो निष्कर्ष है उसको भी समझाने की हमने कोशिश की। साथ ही मैंने ये रिपोर्ट क्या क्या आपको जो है बताती है कि क्या क्या किया जाना चाहिए, उसके बारे में फिर भारत के संदर्भ में भी हमने समझा। साथ ही हमने जो चुनौतियां है जो प्रशासनिक मुद्दे हैं या फिर इसको लागू करने में क्या क्या चुनौतियां हैं वो भी हमने समझा। तो कुल मिलाजुला के कहने का मतलब यह है कि जब क्लाइमेट जस्टिस को सही तरीके से लागू करना होगा तो इस रिपोर्ट में जो मुख्य बातें निकल कर आई है उसके बारे में वैश्विक सरकार या विश्व के सभी देशों के सरकार को जरूर सोचना चाहिए, ताकि क्लाइमेट जस्टिस को सही दिशा में लागू किया जा सके। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में नए रोचक जानकारी के साथ, नए रोचक टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।